सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश में ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ नित नए कानून लाकर पूरे राज्य को पोलराइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे कानून जिससे आम जनों का कोई सरोकार न हो, उसको थोपना, लाना नहीं थोपना, और उसका इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना कि वो किसी विशेष वर्ग, विशेष समुदाय और विशेष जाति को प्रभावित करता है, इस तरह से मीडिया में प्रचारित भी किया जाना कितना उचित है। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस पर अभी चर्चाएं ज़ोरों पर हैं, ये कितना उचित है? क्या ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है या इसका उद्देश्य क्या है? इन सब विषयों पर बात करने के लिए मैं आया हुआ हूँ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। हमारे सामने हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। मैं उनसे सीधा सवाल करूंगा, आज इस विषय पर जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप उत्तर प्रदेश के से हैं भी स्वयं और बड़ा अनुभव है उत्तर प्रदेश में काम करने का, आपने बहुत काम किया, आपका संगठनात्मक ढांचा भी है वहाँ। क्या लगता है ये रोज़ नए नए कानून, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या है उद्देश्य, क्या सरकार का? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो इनका बहाना है। ये यहाँ की जो है, जो ये आर्यों की सरकार है, ये विदेशियों की सरकार है, सवर्ण हिंदुओं की सरकार है। ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा और इस देश का मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सुकून से जिए, चैन से रहें, ये नहीं चाहते। तो ये तो भाजपा और जो इनका पीछे जो संगठन है, इनका आरएसएस है, वो एक बहुत खुरापाती संगठन है। ए माइक्रो माइनॉरिटी, दे आर हिंदूज आर नॉट मेजॉरिटी पीपल, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी। ये मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर हैं हिंदू इस देश में, खासतौर से सवर्ण हिंदू। हम दलित, आदिवासी, पिछड़े हिंदू नहीं बल्कि हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी स्पष्ट किया है, उस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कानून ला रहे हैं घुमा के, ये चाहते हैं कि जिस तरह से दलित या मुसलमान, सबसे पहला इनका काम है कि मुसलमान को संसद या विधानसभा में न पहुंचने दिया जाए। उनका मानना है कि मुसलमान चार बच्चे, 6-10 बच्चे पैदा करते हैं, 4 बीवी और 40 बच्चे, लेकिन आज तक ये एक ऐसा मुसलमान नहीं बता पाए पूरे देश में कि जिसकी 4 बीवी हों, 40 बच्चे हों। इतना झूठ है, इससे ज़्यादा झूठ नहीं है। तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण के बहाने ये जो कानून बनाने की कोशिश हो रही है, कि ये तो मैं समझता हूँ कि योगी, मुझे नहीं लगता कि योगी पढ़ा लिखा आदमी है। ये तो अनपढ़ और जाहिल आदमी है कि ये नहीं जानता कि ये सेंट्रल लॉ है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पार्लियामेंट का एक्ट है। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी औकात नहीं होनी चाहिए छेड़खानी की। और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इस देश में वोट डालने का अधिकार है, वोट देने का जिसको अधिकार है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार ऑटोमेटिक है। ये कैसे इसको किसको बदलेंगे? और एक और बात, जो आर्टिकल 13 है संविधान का, जो आर्टिकल 13 साफ कहता है कि कोई भी बात, चाहे ये फंडामेंटल राइट की, ये हमारा वोट देने का हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो कोई भी कानून, कोई भी बात, कोई भी कहानी, किस्सा, कोई भी इनका इंतजाम अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो ऐसा कानून वॉइड है, अमान्य है संविधान के द्वारा। लेकिन जब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर की ये बात थी, फिर भी राज्य सरकार ने ड्राफ्ट किया और पेश कर दिया, तो केंद्र सरकार खामोश क्यों है? देखिए भाई, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले 2002-2003 ये जो थी मोहतरमा मायावती ने 2 शासनादेश जारी किए थे। किस बात के लिए? जो एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को कर्टेल करने के लिए। मायावती जी का मानना था कि ये दलित लोग खामखा सवर्णों को फंसाने के लिए इसका SC/ST एक्ट का वो उपयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, ये जो पहले था कि ये रिपोर्ट दर्ज होते ही कार्रवाई शुरू हो जाती थी, गिरफ्तारी होती थी, तो मायावती जी की मेहरबानी की से वो उसमें वो एक जियो इशू किया गया, 2 जियो के 2002 में इशू हुआ, अगस्त 2002 में। उसमें कहा गया कि भाई कोई भी डायरेक्ट केस दर्ज नहीं होगा। मायावती ने एक इन्वेस्टिगेशन होगा, शासनादेश जारी किया, और इन्वेस्टिगेशन भी जो करेगा वो CO लेवल से नीचे, डिप्टी SP से नीचे रैंक का आदमी नहीं करेगा।
2003 में फिर आया कि अगर किसी की शिकायत, केस दर्ज होगा, शिकायत गलत पाई गई तो उस दलित के खिलाफ वो मतलब 182 की कार्रवाई, 182 की कार्रवाई होती है ना, उल्टी कार्रवाई होगी। जो सज़ा चोर को होनी चाहिए थी वो सज़ा उसको शिकायतकर्ता को होगी। ये इस तरह के दो शासनादेश मायावती ने जारी किए थे सो कॉल्ड दलितों की चहेती बहन ने। और वो किन के संरक्षण में थी? 1995 में जब बीजेपी से मेल मिलाप करके जो सरकार बनी तभी हमने लग दिया कि अम्बेडकरवादी आंदोलन का बंटाधार होना निश्चित है। वो आज हम देख रहे हैं। तो इस पर संविधान के ऊपर, सेंट्रल एक्ट के ऊपर पहला हमला मोहतरमा मायावती ने किया और ये दूसरा हमला ये योगी कर रहा है। ये न तो मुझे मायावती पढ़ी लिखी नज़र आती है, न ये योगी मोदी, ये कोई ये पढ़े लिखे लोग, जाहिल किस्म के लोग हैं। ये तो देश को अपने बाप की जागीर समझे हुए हैं और इन्हें नहीं पता कि जिस दिन इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी और मुसलमान जो लगभग 85-90% है, जिस दिन अपनी पे आ जाएगा इनको औकात पता चल जाएगी, ये सारा सब कुछ, सारी बदमाशियाँ भूल जाएंगी। तो ये सोया हुआ समाज है, जगने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आप तो पीछे तक पहुंच गए हैं। मैं अभी वर्तमान में ये जानना चाहता हूं कि जो कानून आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी है, उनके ही नेता होते हैं साक्षी महाराज जो वर्तमान में उन्नाव से सांसद हैं। वो मंचों से कहते हैं, और गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, वो मंचों से कहते हैं कि हिंदुओं को 4 से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरी तरफ आपने जो बातें अभी रखी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कि 4 बीवी 40 बच्चे का तो दुष्प्रचार है। क्या पूरे भारत में आज तक कोई ऐसा मतलब परिवार जिसके एक भी मिला हो? नहीं। और फिर ये 4 बीवी क्या कहते हैं 4 बच्चे से अधिक पैदा करना चाहिए, और फिर उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं 2 से अधिक अगर पैदा होगा तो सारी सुविधाओं से हम वंचित कर देंगे, यहाँ तक कि हम चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे। ये सब क्या खेल हो रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी के चलते, डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बनाकर ये लोग इस देश के शासन तंत्र पर हावी हैं। हमारी नासमझी और हमारे समाज के नालायकी की वजह से, कि जो नहीं समझ पा रहे हैं तमाम लोग हैं। ये इनकी करनी कथनी में अंतर है। ये कभी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का हाल ये है कि कितना झूठ पर झूठ बोलने वाला दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है। हमें इस बात पे हम फख्र करें कि क्या करें इसके ऊपर। ये जितना ये जाहिलों की सरकार है, ये विदेशियों की सरकार है, ये विदेशी हैं। हमारा देश गुलाम है, इन सभी हिंदुओं का गुलाम है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों के आंदोलन, अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुलासा होना चाहिए। ये जो 4 बच्चों की बात करते हैं, ये 4 बच्चे, इनके यहाँ तो नियोग प्रथा भी है। अगर ये इम्पोर्टेंट हैं हिंदू, सवर्ण हिंदू, अगर 4 बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं तो साक्षी महाराज को, गिरिराज किशोर को और जो तमाम लोग हैं जो 4 बच्चे या 10 बच्चे पैदा, हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, तो उन्हें अपनी औरतों को अपनी उनको नियोग प्रथा के लिए तमाम हमारे समाज के तमाम लोग साधु संत बने हुए हैं, उनके पास भेजने चाहिए। नियोग प्रथा से बच्चे पैदा करवाएं अगर ये नहीं कर पाते। अगर हिंदू 4 बच्चे पैदा करने में कामयाब नहीं हो रहा है, सवर्ण, खासतौर से सवर्ण हिंदू, SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर है। ये सवर्ण हिंदू जो 10-12% हैं, अगर ये 4 बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें इन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के यहाँ और मुसलमानों के यहाँ, जो मुसलमान माहिर हैं 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करने के जैसा आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हें मुसलमानों के पास अपनी औरतों को भेजना चाहिए। अगर वो पैदा कर पाते तो उनके यहाँ 4 बच्चे पैदा होते। ये साक्षी महाराज जानता है, वो गिरिराज किशोर जानता है कि उनका सवर्ण हिंदू बाई एंड लार्ज इम्पोर्टेंट समाज है, नपुंसक समाज है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। एक आध बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। उनकी औरतें उन बच्चों को दूध नहीं पिलाती। जो बोतल का दूध पीने वाले हैं, जो इस तरह की बकवास करते हैं, आप लगा रहे हो बोतल का दूध पीने वाले हैं। तो अगर मैं उनको राय दूंगा, साक्षी महाराज को, गिरिराज किशोर को और जो जितने भी जो सवर्ण हिंदुओं के नेता हैं, कि अगर उन्हें ज़्यादा 4 बच्चे पैदा करने का शौक़ है तो अपनी औरतों को मुसलमानों के यहाँ भेजें, दलितों के यहाँ भेजें। ये 2 एक्सपर्ट हैं बच्चा पैदा करने के, बकौल इन्हीं सवर्ण हिंदुओं के नेताओं के, साक्षी महाराज जैसों के, ये योगी जैसों के, और ये कौन सा आपने अभी एक नाम बताया था, गिरिराज। ये जितने भी हैं, अगर 4 बच्चों का शौक़ है तो मैं उनको एडवाइस करूँगा, मैं उनको राय दूंगा कि अपनी औरतों को मुसलमानों के यहाँ, दलितों के यहाँ और आदिवासियों के यहाँ भेजें। उनसे 4 नहीं, हम तो 40 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, वो भेजें तो सही हमारे पास में। 40 का तो खैर आरोप लगता ही है। आपका कटाक्ष बड़ा विचित्र होता है। कई बार ऐसा लगता है कि किसी नए विवाद को जन्म न दे दे आपके कटाक्ष से।
लेकिन एक बात आपने अभी कही कि वो विदेशी हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं सबका डीएनए एक है। वो तो मोहन भागवत तो पगला गया है, पगला गया है मोहन भागवत। उसका दिमाग संतुलन खो बैठा है। उसे मालूम है मोहन भागवत को, जिस तरह से SC ST OBC और मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई जिस तरह से हम इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी बदमाशियों को समझ रहे हैं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि मोहन भागवतियों जैसों की दाल नहीं गलने वाली इसमें, मोदी योगी अमित शाह जैसों की दाल गलने वाली ज़्यादा दिन तक नहीं है। तो ये पगला गए हैं, ये पगला गए। डीएनए एक कैसे है? ये बहुत पहले अमेरिका से रिपोर्ट आ गई है कि दलितों और मुसलमानों का डीएनए एक है, इन सभी हिंदुओं का जो डीएनए है वो तो यहूदियों से मिलता है। तो ये जो डीएनए की बात कर रहा है, अरे तुम्हारे अगर डीएनए एक है तो ब्राह्मण ऊंचा कैसे है और दलित नीचा कैसे है अगर डीएनए एक है? डीएनए एक नहीं है। ये पगला गए, ये मानसिक, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे भगवतिया हो, चाहे ये जो जिनके तमाम जो है योगी हो, ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए उलझुल कानून बना के, बात कह के, प्रचार करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कहा जा सकता है कि सेफ जगह ढूंढने में लग गए, चूँकि बहुत दिनों से दलित मूवमेंट चल रहा है और अक्सर हम SC के लीडरों को ये कहते हुए सुनते हैं कि ये यूरेशियन हैं, ये विदेशी हैं और इनका डीएनए अलग है। ये डीएनए पे कई चर्चाएं हुई हैं। अब अचानक मोहन भागवत का बड़ी सभा में ये कह देना कि सबका डीएनए एक है, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, उन्होंने ये पूरा मतलब विस्तृत ब्यौरा दे दिया है और उस पर लिंचिंग पर भी इशारे में उन्होंने कहा कि गलत है और जो करता वो हिंदू नहीं है, इत्यादि इत्यादि शब्द। तो डीएनए पर बहस क्यों छेड़ दिया इन्होंने? बैकफुट पर आ गए क्या? देखिए, जहाँ तक ये हिंदू, सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये यूरेशियन है, ये मैं नहीं करा। इनका पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो ठोंक के अपने नाम के आगे पंडित लिखता है, लिखा जिसने, वो साफ कह रहा, उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, उसमें साफ लिखा कि हम हिंदू आ रहे हैं 4,500 साल पहले मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का वो हिस्सा है, कुछ यूरोप और एशिया का हिस्सा है जिसे यूरेशिया कहते हैं। तो उससे सिद्ध हुआ। रोमिला थापर जो बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, पंडित राम शरण शर्मा ने लिखा है, और एक और महान पंडित हुआ है, पंडित केदारनाथ पांडे, जिसको वो क्या कहते हैं, राहुल संस्कृतान के नाम से। तो उसने भी किताब लिखी, बोलगा से गंगा तक। बोलगा नदी रूस में बहती है, रूस से के उसके नदी के किनारे किनारे वो भारत में आई। ये पंडित केदारनाथ शर्मा जो राहुल संस्कृतान के नाम से मशहूर हुआ, तो ये मधेसिया माने गए ना फिर? हाँ बिल्कुल मधेसिया, ये है ही नहीं है। अगर इस देश के रहने वाले होते तो इन्हें इस देश की धरती से और इस देशवासियों से मोहब्बत होती। ये बदमाशी नहीं करते। यहाँ की बहन बेटियों के साथ इस देश की बहन बेटियाँ, इन सवर्ण हिंदुओं की बहन बेटियाँ होती, वो फिर कोई अपनी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं करता है जो यहाँ का सवर्ण हिंदू भाई लाज करता है। तो ये इट इज़ प्रूवन। उस इतिहास को झुटलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाहे मोहन भागवत हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये योगी आदित्यनाथ हो, ये तो मुझे लगता है ये जाहिल किस्म के लोग हैं। इन्हें एक कॉमन सेंस के लोग नहीं हैं, या फिर वो ज़्यादा वो मतलब सियाने बन रहे हैं कि इन्हें मालूम है कि अब ज़्यादा दिन तक उनकी दाल गली नहीं है। इसलिए ये 4-5 लोग, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो दूसरा जो हो गिरिराज हो, ये जो जितने भी इनके सवर्ण हिंदुओं के नेता हैं, ये मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, पागलपन की हदें पार करते जा रहे हैं। और इसका इलाज ये सिर्फ हम दलित और मुसलमानों को, पिछड़े भाइयों को, मेरा दलित का मतलब कहने का है कि SC ST OBC, ये दलित का मतलब होता है दला हुआ। और असल में दला हुआ कौन था? जो इनके संपर्क में रहा, जो इनको इंडोर, जो शूद्रों में जो इनको इंडोर सेवा देता था, इनके घर में जाके काम करते थे कि नाई का काम बगैर छुए नहीं हो सकता है। ग्वाला तो दूध निकालेगा हाथ से तब इनको पिलाएगा, हैं घी बनाएगा तो भी हाथ से उनकी औरतें बनाएंगी। तो जो सचूत शूद्र थे वो ही इनके संपर्क में आए, उन्हीं की बहन बेटियों की इन्होंने ऐसी तैसी की जो इनके घर में घुस के काम करती थी। तो वो कुछ मामला गड़बड़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़ाई होगी, आज बैकवर्ड भी समझ रहा है इस बात को, इस लड़ाई को, और निश्चित तौर से ये वाकई इनका ये मानसिक संतुलन खोज बैठे हैं। ये समझते हैं कि अब हमारी नहीं चली, अम्बेडकरवादी लोग पूरा काम कर रहे हैं इस पर। फाइनल क्वेश्चन मेरा कि उत्तर प्रदेश में इस बिल के लाने का उद्देश्य क्या है और क्या राज्य सरकारों को ये अधिकार है? देखिए, राज्य जो सेंट्रल का कानून है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, संसद का कानून है, पार्लियामेंट का कानून है,
तो इस पर इनकी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को छेड़खानी की औकात नहीं होनी तो चाहिए। ये केवल राजनीति इस पर होगी। हाँ, बिल्कुल राजनीति है। ये किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके ये आते हैं। जैसे अब हमारे में पहले दलितों को इस्तेमाल करते थे दंगे करवाने के लिए। दलितों को हम SC/ST के लोगों को, OBC के लोगों को ये इस्तेमाल करते थे दंगे करवाने के लिए। अब जब SC/ST और OBC के लोग न मुसलमानों को मारने के लिए तैयार है, न कोई दलित को मारने के लिए तैयार है, तो अब ये परेशानी का कैसे करें? पूरे देश को कैसे आतंकवादी बना दें? तो ये सारी इनकी खुरापात है कि इस तरह से मीडिया के माध्यम से, जो डॉगी मीडिया, लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं डॉगी, भौंकने वाला मीडिया, इनके सारे पे भौंकने वाला। क्या नाम दिया आपने? मैं डॉगी मीडिया कई मरतबा मैंने लिखा है। आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं या मोदी मीडिया कहते हैं, वो मोदी मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, वो डॉगी मीडिया है, जो अपने मालिक के सारे पर भौं करता है, भौंकता है। डॉगी मीडिया स्पष्ट तौर पर ये डॉगी मीडिया के माध्यम से इसका दुष्प्रचार करवाते हैं कि लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाए, और फिर किसी तरह से करके हम लड़ मरे। हम हिंदुओं के नाम पे ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों को जायतन मूर्ख नहीं बना पाएगा, न भगवतिया बना पाएगा, न कोई मतलब योगी मोदी बना पाएगा। निश्चित तौर से इनके दिन आ रहे हैं। ये अपने आखिरी दिनों के ये हिंदू राज का सपना देखने वाले, अगर इन्होंने दलितों पर अत्याचार बंद नहीं किए, मुसलमानों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि ये दलित और मुसलमान इकट्ठे सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, कौमी स्तर पर इकट्ठे होंगे, और फिर ये मुल्क को इनके, चाहे मोदी, योगी, भगवतिया या योगी, ये जो है अमित शाह, इनके बाप की, ये देश इनके बाप की जागीर नहीं है, ये रोक नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे भरोसा है कि इनके जुल्म जब हद से गुजरते जा रहे हैं, तो ये देश दारुल इस्लाम आने वाले समय में बन के रहेगा। एक बहुत बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि राज्य सरकार अपने अधिकार को स्वयं लांघ रही है, और अपने सीमाओं से बाहर जाकर केवल पोलराइज करने के लिए किस तरह से हम ध्रुवीकरण करके चुनाव की बैतरनी पार करें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये जो कथित तौर पर बिल आया है, ये वो सिर्फ प्रचार होकर रह जाएगा, अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, चूँकि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। इस पर संसद में जब तक बहस नहीं होगी तब तक ये कानून के फॉर्म में नहीं आ सकता है। ये फाइनल हो गया। कोई भी संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून अगर यहाँ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, लोगों को वोट डालने से वंचित करता है, तो वो कानून, पार्लियामेंट का कानून भी अमान्य है। वो आर्टिकल 13 के तहत वो अमान्य है, किसी तरह से वो वॉइड है, उसे वो कानून नहीं माना जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए, यानी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित धाराएं हैं, उन अनुच्छेदों को ताक पर रखकर अगर कोई भी संशोधन भी यदि हो जाता है सदन से, पार्लियामेंट से, वो भी अमान्य होगा। ये भाई तेज सिंह कह रहे हैं। आप कानून के भी जानकार हैं, क्लास 1 के अफसर रह चुके हैं, और कई लॉयर्स भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को की अनदेखी करके कानून बनाए जा रहे हैं, और उसे लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल बहस चलती रहेगी। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।